हाँ तो दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते प्यारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों आज की शानदार ज़बरदस्त क्लास में हम सभी लोग बहुत ही प्यारा चैप्टर और उस चैप्टर का नाम है व्यतिकरण इंटरफेरेंस। इस चैप्टर के दोस्तों जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चंस हैं सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस का आनंद लेने के लिए तैयार हैं। आप भी अगर आनंद लेना चाहते हो दोस्तों निकाल लीजिए कॉपी और पेन, क्योंकि जब तक कॉपी और पेन नहीं रहता है ना तब क्वेश्चंस आपको ऐसे डरवाता है जैसे लगता है ना क्वेश्चन की औकात बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन जैसे ही कॉपी पेन ले लेते हो उस क्वेश्चंस की औकात कम हो जाती है। तो अगर क्वेश्चन की औकात दिखाना है तो हमेशा जब भी वीडियो देखे बैठने कॉपी और पेन लेके ही बैठें, क्योंकि भैया ये जेके की क्लास थोड़ी है कि हाँ आए देखे हाँ महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, चलो हाँ ये वाला टिक मार दो। ऐसा तो है नहीं यहाँ पे दोस्तों क्या है, आपको पढ़ करके आपको समझ करके कैलकुलेशन करके दिमाग लगा के जवाब देना पड़ता है। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे जवाब देना पसंद करोगे कि कॉपी पेन के साथ आएँ, कुछ देर तक दिमाग लगाएं, फार्मूले को रिवाइज करें, फार्मूले पिछले वाले फार्मूले अपने को कितना बढ़िया याद हैं, ये सब चीज़ मायने रखता है। तो शुरू करते हैं क्लास का और इंजॉय लेने का भी इस काम शुरू करते हैं। आपके सामने आ गया है पहला क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन को देखो क्या करोगे भाई आप लोग। कह रहा दो प्रकाश तरंगों के समीकरण हैं y1 = 8 cos ओमेगा टी, y2 = 6 cos ओमेगा टी प्लस थीटा। इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की न्यूनतम व अधिकतम तीव्रताओं में अनुपात होगा। तो दोस्तों पहली चीज़ तो हम लोग अभी टॉपिक शुरू कर रहे हैं तो एक मिनट में व्यतिकरण समझ लेते हैं। व्यतिकरण क्या होता है? व्यतिकरण दोस्तों क्या होता है कि जो मान के चलो कि ये पहली तरंग चल रही है, ये पहली तरंग है और ये है दूसरी तरंग। जब दो तरंगे किसी माध्यम में एक साथ अध्यारोपित होती हैं, जब दो तरंगे एक साथ किसी माध्यम में अध्यारोपित होती हैं तो अध्यारोपण के पश्चात जो तीव्रता होता है उस तीव्रता का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, मतलब बंटवारा हो जाता है। बंटवारा होने से कहीं पर तीव्रता अधिकतम, कहीं पर तीव्रता क्या हो जाती है, अधिकतम हो जाती है और कहीं पर तीव्रता न्यूनतम होती है। मतलब जब ये दोनों तरंगे माध्यम में एक साथ चलती हैं तो माध्यम में ही इनका क्या हो जाता है, अध्यारोपण हो जाता है। क्या हो जाता है? अध्यारोपण हो जाता है। अध्यारोपण हो जाता है। तो अध्यारोपण के पश्चात जो तीव्रता होती है कहीं पर अधिकतम हो जाती है और कहीं पर न्यूनतम हो जाती है। दोस्तों इसी तीव्रता का अधिकतम या न्यूनतम हो जाने की घटना, तीव्रता का अधिकतम या न्यूनतम हो जाने की घटना क्या कहलाती है? व्यतिकरण कहलाती है। तो एक नंबर में याद करोगे प्रकाश का व्यतिकरण क्या है कि माध्यम में किन्हीं बिंदुओं या किसी बिंदु पर, माध्यम में किसी बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता का अधिकतम या न्यूनतम हो जाना प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। माध्यम में किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता का अधिकतम या न्यूनतम हो जाना प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। एक लाइन की परिभाषा है मेरे भाई, एक लाइन की परिभाषा है और एक लाइन की परिभाषा आप बढ़िया तरीके से याद कर लो, ठीक है ना। अब दोस्तों जो अधिकतम अगर तीव्रता हो जा रही है उसको हम लोग बोलते हैं आई मैक्सिमम और जो न्यूनतम तीव्रता हो जाती है उसको हम लोग बोलते हैं आई मिनिमम, ठीक ना। आई मैक्सिमम आई मिनिमम। आई मैक्सिमम का दोस्तों यहाँ पे फार्मूला याद करना है। अब फार्मूला क्या याद करना है? आई मैक्सिमम = रूट में I1 प्लस रूट में I2 का होल स्क्वायर और यही फार्मूला होता है KA + B का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं A + B लिखा हूँ, हो सकता है बुक में A1 + A2 लिख दिया जाए, जहाँ पे A पहली तरंग का आयाम है और B दूसरी तरंग का आयाम है। जब A1 A2 दिया रहेगा तो A1 पहली तरंग का आयाम, A2 दूसरी तरंग का आयाम। मिनिमम रहेगा दोस्तों माइनस हो जाएगा बस और कोई फर्क नहीं होगा। रूट में I1 माइनस रूट में I2 का होल स्क्वायर और यही दोस्तों फार्मूला होगा KA - B का होल स्क्वायर। ये दोस्तों फार्मूले हैं कब के लिए? आई मैक्सिमम के लिए और ये फॉर आई मिनिमम के लिए। तो ये आई मैक्सिमम आई मिनिमम के फार्मूले हैं रूट में I1 प्लस रूट में I2 का होल स्क्वायर = KA + B का होल स्क्वायर।
आई मिनिमम इक्वल टू रूट में I1 माइनस रूट में I2 का होल स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इन दोस्तों फार्मूले पे, इसी फार्मूले पे दोस्तों अपने को कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस लगाने को मिलेंगे, 3 से 4 क्वेश्चंस। और आपके एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, चाहे वह बहुविकल्पी हो, चाहे वह अति लघुत्तरी हो, चाहे वह दीर्घ उत्तरी में भी इसके डेरिवेशन के साथ साथ न्यूमेरिकल जो दोस्तों 3 नंबर में 4 नंबर में क्वेश्चंस आते हैं वहाँ के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस चैप्टर को एकदम हल्के में ना ले, जो फार्मूले बता रहे हैं उस फार्मूले का डेरिवेशन पे आएँ। इस फार्मूले का डेरिवेशन कैसे किया गया ये जरूर देख लेना वीडियो में। इस फार्मूले का दोनों का डेरिवेशन और इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पे पहले आपको जो बुक में दिया है उस बुक में क्वेश्चंस को मैं करा रहा हूँ। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके जो सामने है उस क्वेश्चन शायद हो सकता है क्वेश्चन अब हट गया हो, ठीक है, स्टार्टिंग में लग गया होगा क्वेश्चन, अगर ठीक है हट गया होगा, ठीक है, नहीं हटा होगा, अगर आपको क्वेश्चन दिख रहा है क्वेश्चन जरा पढ़िए। जो क्वेश्चन में आपको दोस्तों मैं क्वेश्चन एक बार लिख देता हूँ। क्वेश्चन में जो पहले वाले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया हुआ था, जो समीकरण दिया हुआ है y1 इक्वल टू 8 कॉस ओमेगा टी और y2 इक्वल टू दिया हुआ है 6 कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। तो दोस्तों ये जो 8 है और ये जो 6 है इसी को हम लोग बोलते हैं आयाम, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं मेरे भैया किसको? ये जो आपका 8 है और ये जो आपका 6 है। जबकि दोस्तों ये ओमेगा टी है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कला, फेज बोलते हैं, और यहाँ पे ओमेगा टी प्लस थीटा को फेज बोलते हैं। तो दो इक्वेशन दिए गए हैं, वेव के दो इक्वेशन हैं। पहले वाले इक्वेशन का नाम है y1 इक्वल टू 8 cos ओमेगा टी और सेकेंड इक्वेशन का नाम है y2 इक्वल टू 6 cos ओमेगा टी प्लस थीटा। इसमें 8 और 6 आपको समझ में आ गया कि ये एम्पलीट्यूड है, आयाम है, और ओमेगा टी यहाँ पे और यहाँ पे ओमेगा टी प्लस थीटा ये फेज है, कला है। अब दोस्तों अपने को करना क्या है कि क्वेश्चन के रिगार्डिंग अपने को करना क्या है कि इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की न्यूनतम व अधिकतम तीव्रताओं में अनुपात, न्यूनतम व अधिकतम तीव्रता में अनुपात। अभी मैंने दोस्तों आपको बताया अधिकतम तीव्रता को हम लिखते हैं आई मैक्सिमम और न्यूनतम तीव्रता को लिखते हैं आई मिनिमम, और बीच में मैंने ये वाला सिंबल लगाया, इसको बोल देंगे अनुपात। आई यानी अधिकतम तीव्रता का और न्यूनतम तीव्रता का ये अनुपात हो गया। ये दोस्तों अगर एम्पलीट्यूड के फॉर्म में लिखना है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर तीव्रता के रूप में लिखना है, मैंने फार्मूला लिखा हुआ था, मैं देखो फार्मूला पहले पूरा फुल फार्मूला लिखता हूँ। देखो इसे रूट में I1 प्लस रूट में I2 का होल स्क्वायर अपान रूट में I1 माइनस रूट में I2 का होल स्क्वायर इक्वल टू के तो कैंसिल हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर अपान a माइनस बी का होल स्क्वायर। दोस्तों अपने को तीव्रता तो दिया नहीं है, आयाम दिया हुआ है। आयाम दे करके ये पूछ रहा है। अब देखो ये फार्मूले को ऐसे लिखूँ मैं, आई मैक्सिमम अपान आई मिनिमम इक्वल टू ए की जगह पे क्या लिखूँ मैं 8 प्लस बी की जगह पे क्या लिखूँ 6, 8 प्लस 6 का होल स्क्वायर अपान ए की जगह पे 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर। 8 प्लस 6 क्या होता है? 8 6 होता है 14, 14 का स्क्वायर एक बार ले दो क्या 14 का स्क्वायर अपान 8 माइनस 6 2 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर 196 और 2 का स्क्वायर 4, 4 से काट दो भाई 4, 4 जा 16 बचा 3, 4 9 जा 36, 49 रेशियो 1। ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। देखा ना कितना आसानी से लग गया, कितना आसानी से लग गया ना, मज़ा आ गया ना, दिल गदगद हो गया ना। वो कैसे हुआ? जब आप ये फार्मूला याद रखे रहोगे तब मेरे भाई। ये फार्मूला केवल याद रहेगा ना तो आप क्वेश्चन की ऐसी की तैसी कर डालोगे। क्वेश्चन की ऐसी तैसी तभी हो पाएगा जब आप ये सब फार्मूले याद रखोगे तब। और जब भाई क्वेश्चन नंबर दूसरे पर, क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों आपसे कह रहा है कि समान आयाम व समान तरंग दैर्ध्य की दो प्रकाश तरंगें अध्यारोपित की जाती हैं। परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होगा जब उनके बीच कलांतर हैं। दोस्तों दो तरंगें हैं, दोनों तरंगों के आयाम और तरंग दैर्ध्य क्या है? समान है। तो इससे कोई मतलब ही नहीं आपको। तरंगें अध्यारोपित की जाती हैं, भाई अध्यारोपण होता है, अध्यारोपण होने के बाद कहीं पर तीव्रता अधिकतम होती है और कहीं पर तीव्रता क्या होती है? न्यूनतम होती है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यतिकरण बोलते हैं। तो व्यतिकरण की देखो बहुत लंबी खासी परिभाषा है। जब समान आयाम व समान तरंग दैर्ध्य की दो तरंगें माध्यम में एक साथ अध्यारोपित होती हैं तो अध्यारोपण के पश्चात
कहीं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम जबकि कहीं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम हो जाती है प्रकाश की। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। इतना बड़ा थोड़ी आपको याद रखना है, डायरेक्ट लिखना है कि माध्यम में किन्हीं बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम व न्यूनतम हो जाने की घटना प्रकाश का व्यतिकरण है। शॉर्टकट ऐसे याद करा करो, ठीक ना। चलो तो ऐसे याद करना, बाकी ये जो मैं भी बताया ना पहले वो नहीं, एकदम पूरा लंबा वाला। तो कह रहा है परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होगा। परिणामी तरंग का आयाम, दोस्तों परिणामी तरंग के आयाम का फार्मूला होता है, परिणामी तरंग जो होता है उसको हम लोग लिखते हैं आर। आर को क्या बोलेंगे? परिणामी तरंग के आयाम। परिणामी तरंग का आयाम, परिणामी तरंग मतलब समझो, जैसे दोस्तों मान लो ये पहली तरंग है, ये पहली तरंग है, इसको मैंने माना कि इसका जो इक्वेशन है y1 = a sin ओमेगा t। ये दोस्तों दूसरी तरंग है और इस तरंग का हमने समीकरण ले लिया y2 = b sin ओमेगा t। दो तरंगें हो गई, sin ओमेगा t प्लस थीटा ले लिया मैंने, थीटा या फाई ले लो, चलो फाई ले लिया। ये दो तरंगे हैं और इन दोनों तरंगों में दोस्तों यहाँ पे आयाम है a और यहाँ पे आयाम है b। जब ये दोनों तरंगे अध्यारोपित होती हैं माध्यम में, जब ये दोनों तरंगे क्या होती हैं? अध्यारोपित होती हैं, सुपर इम्पोज होती हैं। तो सुपर इम्पोज होने के बाद माध्यम में कहीं पर तीव्रता अधिकतम हो जाती है, कहीं पर तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। किसकी? परिणामी तरंग की, परिणामी तरंग की। तो परिणामी तरंग मान के चलो कि हमने ये बना दिया, परिणामी तरंग हमने दोस्तों ये बना दिया, ये। अब दोस्तों इसका जो मैं इक्वेशन लिखूंगा y = r sin ओमेगा t प्लस थीटा। अगर मान लो मैंने ऐसा बना दिया तो बना दिया, तो ये जो r आया है इसी r को हम लोग क्या बोलेंगे? परिणामी तरंग का आयाम, परिणामी तरंग का आयाम। तो उस r का फार्मूला होता है, उस r का दोस्तों फार्मूला क्या होता है वो आपको याद होना चाहिए। r का फार्मूला होता है r = a² + b² + 2ab cos φ। ये दोस्तों फार्मूला होता है। r आपको ये याद करना पड़ेगा कि परिणामी तरंग के आयाम का फार्मूला r = a² + b² + 2ab cos φ। अब दोस्तों इस फार्मूले में a क्या है? पहली तरंग का आयाम, b क्या है? दूसरी तरंग का आयाम, और फाई क्या है? पहली और दूसरी दोनों तरंगों के बीच का कलांतर। देख लो, पहली तरंग का में कलांतर 0 है, मतलब ओमेगा t प्लस फाई है। दूसरी तरंग में क्या है? फाई है, मतलब कलांतर कितना है? फाई का है। मतलब इसमें से इसको माइनस करोगे आपको क्या मिलेगा? फाई मिलेगा। तो पहली और दूसरी तरंग के बीच में कलांतर कितना है? फाई है। तो ये फाई है। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है मेरा कि ये जो r है, r डिपेंड करता है दोनों तरंगों के बीच के कलांतर पर। r किस पर डिपेंड करता है? दोनों तरंगों के बीच के कलांतर पर, दोनों वेव के बीच के फेज डिफरेंस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों अगर अब बताओ ये जो cos फाई है, cos फाई की अगर वैल्यू, cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम होती है +1 और cos फाई की मिनिमम वैल्यू होती है -1। अगर मैं मैक्सिमम ले लूँगा तो r मैक्सिमम आएगा, मैं मिनिमम ले लूँगा r मिनिमम आएगा, ठीक ना। तो अपने को क्या पूछा हुआ था? आयाम अधिकतम होगा। अब बताओ आयाम अधिकतम कब होगा? जब cos फाई पर डिपेंड करता है तो cos फाई ज़्यादा वाला ले लो भाई। r ज़्यादा तभी मिलेगा जब cos फाई ज़्यादा होगा, और cos फाई का ज़्यादा वैल्यू क्या होता है? 1। कम वैल्यू क्या होता है? -1। तो अपने को क्या लेना पड़ेगा? +1 लेना पड़ेगा। अगर दोस्तों मैं +1 ले लूँगा तो +1 कब लूँगा मैं? जब फाई की वैल्यू, मतलब cos फाई वैल्यू 1 होना चाहिए। अब 1 अगर 1 ले रहा हूँ तो किस एंगल पर 1 होता है? किस एंगल पर 1 होता है? वही एंगल पूछ रहा है। तो आपको पता है दोस्तों cos कितने की वैल्यू 1 होती है? तो आप कहोगे 0 की वैल्यू। तो यहाँ से cos 0 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू, तो आपको फाई क्या मिल गया? 0 डिग्री। तो इसका मतलब है कि अगर ये r अधिकतम कब होगा? जब दोनों तरंगों के बीच का कलांतर क्या होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए। दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस 0 अगर होगा तो r जो है वो क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? फिर से एक बार समझते हैं। r दोस्तों क्या बोलेंगे? दोनों तरंगों के परिणामी आयाम का सूत्र। ये फार्मूला दोस्तों आपको याद करना ही पड़ेगा। इस फार्मूले से सीधा सीधा दिख रहा है कि r डिपेंड करता है cos फाई पर। अगर cos फाई की वैल्यू ज़्यादा तो r ज़्यादा, cos फाई की वैल्यू कम तो r कम। अब cos फाई की ज़्यादा वैल्यू क्या होती है? +1। cos फाई की कम वैल्यू क्या होता है? -1। cos फाई की वैल्यू +1 किस एंगल पर होगा? तो एक 0 पर होता है, एक 2 पाई पर होता है,
एक 4 पाई पर होता है। ऐसे 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ, आपको उस वैल्यू पर cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम मिलती जाएगी। लेकिन आपको जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आएँ तो आपको वो जो मैं बोल रहा हूँ ना 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ये सब आपके ऑप्शन में नहीं है, केवल क्या है 0 है। तो मैंने 0 को आपको बताया, ठीक ना। चलो भाई 2 क्वेश्चंस देखो दोस्तों, हम लोग केवल 2 क्वेश्चन नहीं सीखे हैं, इस 2 क्वेश्चंस के माध्यम से चैप्टर की बहुत सारी चीज़ें अपनी समझ में आ रही होंगी। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तब तो आपको तो बाउंसर जा रहा है, लेकिन अगर जो कोई चैप्टर पढ़ा हुआ है उसको ये बातें काफ़ी समझ में आ रही होंगी। हाँ, ये सब चीज़ें हैं और ये सब की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको मिलेगा, वहाँ से एक बार देख लेंगे तब आप क्वेश्चंस पे आएंगे ना, अरे तब क्वेश्चन का धुआं कर पाएंगे। नहीं देखें तब आपको दिक्कत तो पैदा करेगा भाई। अब आते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आने के लिए सबसे पहले मैं क्या कर दूँ, थोड़ा सा जगह बना लूँ ना। चल भाई इरेज कर दें, इजाज़त है? एकदम भाई इजाज़त है। क्वेश्चन नंबर 3 भाई, अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की क्या औकात है, ठीक ना। क्या अब 2 क्वेश्चन लगाने के बाद जो आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिला, क्या आप उसको क्वेश्चन 3 में निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है दोस्तों, एक ही आयाम तथा आवृत्ति की 2 तरंगे एक बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं। एक ही आयाम तथा एक ही आवृत्ति की 2 तरंगे किसी बिंदु पर क्या हो रही है, अध्यारोपित हो रही हैं। आगे कह रहा है तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा जबकि दोनों तरंगे एक ही कला में पहुँचे तथा दोनों तरंगे π/2 कला में पहुँचे। दोस्तों जब दोनों तरंगे, जैसे मान चलो कि ये पहली तरंग है, ये पहली तरंग है और ये दूसरी तरंग है, जब ये दोनों तरंगे एक साथ एक ही कला में पहुँचेंगी तो वहाँ पे जो तीव्रता होगी उसको हम लोग बोलेंगे अधिकतम। क्या बोलेंगे, अधिकतम बोलेंगे। अब जब ये दोनों तरंगे इस तरीके से चले कि इनके बीच में कुछ पाथ डिफरेंस हो तो वहाँ पे जो तीव्रता बनेगी उसको हम लोग बोलते हैं न्यूनतम। क्या बोलेंगे, न्यूनतम। तो ये बात समझ आया। जब दोनों तरंगे एक ही कला में अध्यारोपित होती हैं तो वहाँ पे जो परिणामी तीव्रता होगा उसका क्या होगा, वो अधिकतम होगा। अब जब दोनों तरंगों के बीच में कलांतर रहेगा तो जो न्यूनतम बनेगा उसको क्या परिणामी तीव्रता होगी, वह क्या होगी, न्यूनतम होगी, ठीक ना। ये तो बात समझ में आ गई है। तो दोस्तों यहाँ पे जो कह रहा था आपसे, दोनों तरंगे π/2 कलांतर में पहुँचे तो अगर तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा, तीव्रताओं का अनुपात ये दोस्तों एक बार आपको आई मैक्सिमम पूछ रहा है, एक बार आई मिनिमम पूछ रहा है। तो पहली बार के लिए जब दोनों तरंगे क्या होती हैं, जब दोनों तरंगे एक ही कला में पहुँचे, तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 3, जब दोनों तरंगे एक ही कला में पहुँचे, जब दोनों तरंगे एक ही कला में पहुँचे, एक ही कला में पहुँचे, जब दोनों तरंगे एक ही कला में पहुँचे तो अब उनके परिणामी आयाम का सूत्र क्या होगा, r। अभी मैंने बताया r = क्या होता है, √a² + b² + 2ab cos फाई, ये फार्मूला होता है। अभी मैंने इसको बताया आपको। तो कह रहा है यहाँ पे कि एक ही आयाम, दोनों का आयाम क्या है, सेम है। इसका मतलब आपको a की जगह पे a और b की जगह यहाँ पे भी आप a लिख सकते हो। a की जगह यहाँ पे तो a लिखो, a की जगह यहाँ पे a लिखो, लेकिन b की जगह यहाँ भी आप a लिख सकते हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन वाला कह रहा है एक ही आयाम, ठीक ना। तो मैं मान लेता हूँ उसको, अभी r माना हूँ, तो जब एक ही है तो पहले जब दोनों तरंगे एक ही कला में पहुँचे तो बोलो भाई r1 = a² + a² + 2a × a cos फाई। एक ही कला में रहेंगे तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो r1 = a² मतलब 2a² + 2a² और cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो दोस्तों r1 = क्या मिला, 2a² 4a² आपको मिल गया 2a, r1 आ गया। अब जब दोनों तरंगे इस तरीके से पहुँचती हैं कि उनके बीच में कलांतर कितना है, π/2। जब दोनों तरंगों के बीच में π/2 का कलांतर हो, जब दोनों तरंगों के बीच π/2 का कलांतर हो, π/2 का क्या हो, कलांतर हो। जब दोस्तों दोनों तरंगों के बीच में π/2 का कलांतर रहेगा तब क्या हो जाएगा, यही फार्मूला देखो, r2 लिख दूँ, r2 =
ए स्क्वायर प्लस 2a cos पाई बाई 2 और cos 90 की वैल्यू होता है 0। तो R2 इक्वल टू रूट में a 2a स्क्वायर प्लस, अच्छा ये तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर इंटू 0, मतलब 0 हो जाएगा ये। तो R2 इक्वल टू हो जाएगा a रूट में 2। R1 R2 मिल गया। अपने दोस्तों R1 R2 नहीं पूछा हुआ है, पूछा क्या हुआ है तीव्रताओं का अनुपात। तो इस R1 से I1 निकाल लो, इस R2 से I2 निकाल लो। तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इस R1 से I1 निकाल लेता हूँ। तो I1 का दोस्तों फार्मूला होता है I1 इक्वल टू होता है KR1 स्क्वायर। मतलब जो तीव्रता होती है, तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक ना। तो I1 इक्वल टू KR1, R1 की वैल्यू क्या है 2a का स्क्वायर। तो I1 इक्वल टू 2 2 जा 4 4ka स्क्वायर, 4ka स्क्वायर, ये I1 आ गया। अच्छा यहाँ से मैं I2 निकाल लूँ, तब I2 इक्वल टू KR2 स्क्वायर, I2 इक्वल टू R2 की जगह पे क्या हो जाएगा a रूट में 2 का होल स्क्वायर। I2 इक्वल टू KA स्क्वायर और रूट का स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो I2 इक्वल टू 2KA स्क्वायर। यानी दोस्तों ये I1 आ गया, ये I2 आ गया, ठीक ना। अपने को अनुपात पूछा हुआ था, तो अनुपात पूछा है तो अनुपात निकालो ना भाई। I1 अपान I2 इक्वल टू I1 के प्लेस पर 4KA स्क्वायर, I2 के प्लेस पर 2KA स्क्वायर, a स्क्वायर कैंसिल, k से कैंसिल। तो I1 अपान I2 दोस्तों मिल गया अपने को 2:1। तो दोस्तों ये बढ़िया क्वेश्चन था, मेरी तरफ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक ना। अब दोस्तों ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन बहुत लंबा क्वेश्चन है, बस आपको क्या है कि मुझे सब बेस से बताना पड़ रहा है, आपको पहले फार्मूला के बारे में डिस्क्राइब करना पड़ रहा है। अगर ये मैं चैप्टर पढ़ाने के बाद तुरंत बताता ना तो ये स्पीड मेरी और तेज़ रहती, लेकिन कोई बात नहीं है, स्पीड स्लो ही रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको मैं इसलिए बोला ये वर्ड, ताकि आपके दिमाग में ये ना आए कि सर 1 नंबर का क्वेश्चन है और आप 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए कितना देर तक सॉल्व किए, ये ना मन में आए, ठीक ना। बाकी क्वेश्चन बहुत लंबा नहीं है, कुछ नहीं है यार, आपको दोनों तरह के सेम कला में है, जब सेम कला में रहेंगे 5 0 हो जाएगा और यहाँ पे π/2 दिया हुआ है, π/2 रखोगे 0 हो जाएगा, सिर्फ R1 R2 निकाल दो और I1 R में रिलेशन होता है, बस सिंपल है, कुछ नहीं है। लेकिन बस आपको बेस से बताने में आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया भाई। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। चलो इरेज कर दे इसको ना, चलो भाई बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आपके सामने आ गया है और देख लो जरा एक बार 4 को, 4 देख लो क्या आपसे हो पाता है कि नहीं हो पाता है। हो जाएगा यार, मुझे लग रहा है ना। क्वेश्चन 3 थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन क्वेश्चन 4 आप तो तुरंत लगा दोगे। एक बार पढ़ लो पहले, बिना डरे पढ़ा करो, ठीक ना, डर के नहीं। क्वेश्चन जब पढ़ा करो ना, डरा मत किया करो क्वेश्चन से, क्वेश्चन खा नहीं जाएगा तुम्हें। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि व्यतिकरण करने वाली 2 तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात, व्यतिकरण करने वाली 2 तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात, यानी मतलब पहले वाली तरंग की तीव्रता है I1 और दूसरे वाली तरंग की तीव्रता है I2 और ये हो गया दोनों का अनुपात। कितना दिया भैया क्वेश्चन वाला? 16:9, 16:9 दिया है। ये मैं नहीं दिया हूँ, क्वेश्चन वाला दिया है ना। अच्छा और क्या कह रहा है आगे? कह रहा है तो इनके व्यतिकरण प्रतिरूप में महत्तम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात, बताओ कितना बढ़िया क्वेश्चन है। महत्तम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात I मैक्सिमम अपान I मिनिमम आपसे पूछ रहा है। अभी मैंने सजा के फार्मूला बताया भैया आपको। क्या फार्मूला बताया? रूट में I1 प्लस रूट में I2 का होल स्क्वायर अपान रूट में I1 माइनस रूट में I2 का होल स्क्वायर। यही फार्मूला होता है, के तो कट जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर अपान a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये पूरा ऐसे याद रखो। अब इस फार्मूले में इसका रिलेशन है। चलो भाई करो, I मैक्सिमम अपान I मिनिमम इक्वल टू, दोस्तों I1 की वैल्यू मैं 16 ले सकता हूँ, है ही नहीं पूरा। ये नहीं कह सकते कि I1 की वैल्यू 16, I2 की वैल्यू 9 ले सकते हैं कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए, इजी बनाने के लिए। बाकी हम 16 के I1 ऐसे रहे, I1 इक्वल टू 16 के, I2 इक्वल टू 9 के, फिर बाद में के कटेगा, क्या फ़ायदा है के लेने से ना।
कोई फ़ायदा नहीं है। डायरेक्ट I1 जगह पे और रूट में I1 जगह पे 16 प्लस रूट में I2 जगह पे 9 का होल स्क्वायर अपान I1 जगह पे 16 माइनस I2 जगह पे 9 का होल स्क्वायर। देखते जाओ कितना जी है, 16 वर्गमूल 4, 9 वर्गमूल 3, 4 प्लस 3 का होल स्क्वायर, 16 वर्गमूल 4, 9 वर्गमूल 3, 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4 3 7, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 49, 4 माइनस 3 1, 1 का स्क्वायर 1। लो भाई आंसर हो गया 49:1 आंसर हो गया भाई। तो दोस्तों ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब आते दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि व्यतिकरण करने वाली दो तरंगों की तीव्रताएं I1 तथा I2 हैं। व्यतिकरण प्रतिरूप में V प्रयास कंट्रास्ट सबसे अच्छा होगा जब, दोस्तों मतलब व्यतिकरण सबसे अच्छा कब होगा वही आपसे कह रहा है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो अभी मैंने दोस्तों आपको बताया व्यतिकरण वाले में कि दो तरंगें होती हैं, पहली वाली तरंग की तीव्रता I1, दूसरे वाली तरंग की तीव्रता I2। मान लो ये पहली वाली तरंग है इस तरीके से और ये दूसरी वाली तरंग है इस तरीके से, ठीक ना। अगर दोस्तों ये दोनों सेम, इनकी तीव्रताएं अगर दोस्तों सेम रहेंगी, मतलब अगर इनको दोस्तों दोनों की तीव्रता यानी अगर ये I1 और I2 दोनों सेम रहेंगे, अगर ये I1 और I2 दोनों सेम रहेंगे, तब जो इनसे व्यतिकरण बनेगा, I1 I2 अगर सेम रहेंगे तो जो इनसे व्यतिकरण बनेगा तो वह व्यतिकरण जो क्या होगा और ज़्यादा उनका कंट्रास्ट होगा, उनका ज़्यादा विप्रयास होगा, मतलब ज़्यादा अच्छा व्यतिकरण बनेगा। अभी इसी पे एक क्वेश्चन आएगा जहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा कि हाँ अब अच्छा बना तो कितना ज़्यादा अच्छा बन गया है। वहाँ पे बाकी इतना जानो कि अगर I1 I2 दो तरंगे हैं तो इनका विप्रयास या इनका कंट्रास्ट सबसे अच्छा कब बनेगा, यानी इनका व्यतिकरण जो अच्छा कब बनेगा, जब I1 I2 दोनों क्या हों, आपस में बराबर हों। I1 I2 अगर आपस में बराबर हैं तो इनका विप्रयास क्या होगा, बहुत अच्छा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6। लो भाई क्वेश्चन नंबर 6 एकदम वही क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने जा रहा था, जो मैंने आपको बताया कि अभी जो ज़्यादा अच्छा कब बनेगा वही क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 में कह रहा है कि दो कला संबंध स्रोत, दोस्तों कला संबद्ध स्रोत एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, कला संबद्ध स्रोत। तो कला संबद्ध स्रोत ऐसे स्रोत को बोलते हैं जिनसे निकलने वाली तरंगों के बीच में कोई कलांतर नहीं होता। अगर दोस्तों कोई कलांतर नहीं होता, पहली चीज़ अगर कलांतर है भी, पहली चीज़ तो कलांतर ना हो, अगर कलांतर है भी तो उनके बीच में नियत कलांतर हो, मतलब जिसका इतना और उसका भी दोनों का क्या हो, नियत कलांतर हो, ठीक ना। तो ऐसे दो स्रोत जिनसे निकलने वाली तरंगों के बीच में कलांतर नहीं होना चाहिए, अगर कलांतर है भी तो वह क्या होना चाहिए, नियत कलांतर हो। तो ऐसे स्रोत को हम लोग क्या बोलते हैं, कला संबद्ध स्रोत बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं। तो दोस्तों दो कला संबद्ध स्रोत हैं जिनमें उत्पन्न समान तीव्रता I की, देखो तीव्रता दोनों की क्या है, तीव्रता I1 I2, मतलब दोनों की तीव्रता I है, मतलब I1 और I2 दोनों क्या हैं, I हैं। सोच लो ऐसे स्रोत जिनसे निकलने वाली तो तरंगों के बीच में कोई कलांतर नहीं रहेगा और अगर इनसे तीव्रताएं में समान रहेंगी तो अभी देखो आगे क्या होगा। समान I की दो प्रकाश तरंगें व्यतिकरण करती हैं। आदीप्त फ्रिंज की तीव्रता 0 है, दीप्त फ्रिंज पर प्रकाश की तीव्रता है। दोस्तों आदीप्त फ्रिंज 0 है, दीप्त फ्रिंज, तो दोस्तों दीप्त फ्रिंज वही बनता है, अभी मैंने आपको बताया एक वर्ड दो वर्ड बार बार बोलता चला आ रहा हूँ। एक वर्ड मैंने बोला आपको अधिकतम और दूसरा वर्ड मैंने आपको बोला न्यूनतम। मैंने बताया कि जब दो तरंगें एक साथ माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उन दोनों तरंगों का अध्यारोपण होता है। क्या होता है, अध्यारोपण होता है। तो अध्यारोपण के फलस्वरूप उस परिणामी तीव्रता का कहीं मान अधिकतम हो जाता है और कहीं मान न्यूनतम हो जाता है। जहाँ पर अधिकतम हो जाता है ऐसे व्यतिकरण को हम लोग बोलते हैं समपोषी व्यतिकरण। क्या बोलते हैं, समपोषी व्यतिकरण बोलते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। समपोषी व्यतिकरण, समपोषी व्यतिकरण। और जहाँ पे तीव्रता न्यूनतम हो जाती है ऐसे व्यतिकरण को हम लोग बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। तो विनाशी व्यतिकरण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। जब दोस्तों समपोषी व्यतिकरण बनता है तो वहाँ पे तीव्रता अधिकतम हो जाने से जो फ्रिंजें बनती हैं, जो फ्रिंजें बनती हैं उन फ्रिंजों को हम लोग बोलते हैं दीप्त फ्रिंज। क्या बोलते हैं, दीप्त फ्रिंज बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आदीप्त फ्रिंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आदीप्त फ्रिंज बोलते हैं। तो कहने का मतलब है दीप्त फ्रिंज कहाँ बनेगा, जहाँ पे आपका इंटरफ्रेंस क्या होगा, अधिकतम होगा।
व्यतिकरण क्या होगा, मतलब प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी। और ऐसे सब व्यतिकरण को क्या बोलते हैं, समपोषी व्यतिकरण बोलते हैं। तो दोस्तों अब देखो, इसका मतलब आपको दिमाग में ये आ रहा होगा कि चाहे दीप्त बोला जाए और दीप्त में तीव्रता क्या होगी, अधिकतम होगी। और अधिकतम तीव्रता का मैंने फार्मूला बताया है आई मैक्स इक्वल टू रूट में I1 प्लस रूट में I2 का होल स्क्वायर, रूट में I1 प्लस रूट में I2 का होल स्क्वायर। और दोनों तरंगे दोस्तों क्या हैं, दोनों तरंगे क्या है, दोनों तरंगों की तीव्रता समान है। जब दोनों तरंगों की तीव्रता समान है तो I मैक्स कितना हो जाएगा, वही पूछ रहा है। तो I1 की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, I प्लस I2 जगह पे क्या लिखेंगे, I का होल स्क्वायर। ये रूट में I, ये रूट में I, तो कितना हो गया, रूट में टू रूट में I, एक रूट में I, एक रूट में I, टू रूट में I, टू रूट में I का होल स्क्वायर। इसको दोस्तों जब हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो I मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 का स्क्वायर 4, I रूट में I स्क्वायर का वैल्यू I, तो ये 4I आ गया। अब देख लो, तो जो बी प्रयास जो मैं कह रहा था आपको, बी प्रयास अधिकतम होता है। क्यों अधिकतम होता है या कब अधिकतम होता है, जब दोनों I1 I2 सेम हो जाए। और यही क्वेश्चन आपको छठवें वाले में दे दिया, छठवें वाले में दे दिया ना कि अगर I1 I2 सेम हो जाएंगे तो वहाँ पे जो I मैक्स है वह कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स का I हो जाएगा, I का 4 टाइम्स हो जाता है, ठीक ना दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है कि तृतीय क्रम में आदित्य फ्रिंज पर 2 व्यतिकारी तरंगों के बीच पथांतर है। तृतीय क्रम में आदित्य फ्रिंज पर 2 व्यतिकारी तरंगों के बीच पथांतर। दोस्तों पथांतर का फार्मूला होता है, पथांतर का फार्मूला होता है λ/2 पाई इंटू कलांतर, λ/2 पाई इंटू कलांतर। पाथ डिफरेंस इक्वल टू λ/2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस इक्वल टू λ/2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, ये फार्मूला है दोस्तों। तो अब अपने को पथांतर का अगर हम लोग दीप्त के लिए निकालें तो दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज की बात करें, दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए, तो दीप्त फ्रिंज के लिए दोस्तों पथांतर जो हो जाएगा, पथांतर λ/2 पाई इंटू कलांतर। कलांतर दोस्तों अभी मैंने लिखा था ना cos फाई की वैल्यू होता है +1, ये दीप्त के लिए होता है। और cos फाई की वैल्यू होता है -1, ये आदित्य के लिए होता है। अब फाई की वैल्यू 1 किस किस एंगल पर होता है उसे मैंने थोड़ा सा बताया था आपको, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ऐसे एंगल पर होता है। तो उसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं 2n पाई, क्या बोलते हैं 2n पाई। जबकि अगर माइनस की बात करें तो फाई इक्वल टू हो जाएगा 2n-1 पाई, क्योंकि -1 की जो वैल्यू होती है, -1 किस किस एंगल पर होती है, पाई पर, 3 पाई पर, 5 पाई पर, 7 पाई पर, 9 पाई पर। तो इन सब वैल्यू पर क्या होती है, -1 होती है। इन्हीं सबको मिला करके मैंने क्या लिखा, 2n-1 पाई। और n की वैल्यू अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6 रखते जाओगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। आओ यहाँ पे रख दो, तो कलांतर की जगह पे क्या रखोगे, 2n पाई, 2n पाई, तो 2 से कट गया, पाई से कट गया, मुझे क्या मिला, n लैम्डा। तो n लैम्डा दोस्तों मिला मुझे किसके लिए, ये मुझे मिला पथांतर किसके लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए। लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है, आदित्य फ्रिंज की हो रही है। तो आदित्य फ्रिंज के लिए पथांतर क्या हो जाएगा, अब तो मुझे लग रहा है ये आप लोग खुद निकाल लोगे। आदित्य फ्रिंज के लिए, आदित्य फ्रिंज के लिए, आदित्य फ्रिंज के लिए जो दोस्तों पथांतर होगा, पथांतर इक्वल टू λ/2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। और फेज डिफरेंस क्या होता है, 2n-1 इंटू पाई से कट गया, क्या मिला, 2n-1 λ/2। तो अगर दोस्तों हम लोग n की वैल्यू 1 रखेंगे पहले आदित्य के लिए, 1n = 2 रखेंगे दूसरे आदित्य के लिए, n = 3 रखेंगे तीसरे आदित्य के लिए। तो क्वेश्चन में कौन सा पूछ रहा है, इसमें तृतीय क्रम में मतलब तीसरे के लिए। तो n की वैल्यू 3 रखो, 3 2 जा 6, 6 में से बन जाएगा 5। तो दोस्तों आपका जो आंसर आएगा 5 λ/2, ये आपका आंसर हो गया। सोचो
कितनी चीज़ मैंने बता दी यहाँ पे ना, फार्मूला पूरा निकाल के बताया आपको कि पथांतर का ये मेन फार्मूला होता है। हम एक बार दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर याद रखे रहिएगा भैया, n लैम्डा। आदीप्त के लिए फ्रिंज के लिए पथांतर 2n-1 लैम्डा बाई 2, ये फार्मूला हो गया। और तृतीय क्रम के लिए पूछा था n की वैल्यू 3, तो सिंपल हो गया, मजा आ गया भाई। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर भाई। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते दोस्तों, इसको इरेज कर देना। चलो भाई इरेज कर देता हूँ मैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में यदि स्लिटों के बीच अंतराल आधा कर दिया जाए तब नियत तरंगदैर्घ्य तथा पर्दे व स्लिट के बीच दूरी के लिए। दोस्तों पहली चीज़ तो आपको यंग के द्विस्लिट प्रयोग में यदि स्लिटों के बीच अंतराल आधा कर दे दिया जाए तब नियत तरंगदैर्घ्य तथा पर्दे व स्लिटों के बीच की दूरी के लिए फ्रिंज चौड़ाई। दोस्तों फ्रिंज चौड़ाई का फार्मूला होता है। अब फ्रिंज चौड़ाई में यंग का प्रयोग यहाँ पे तो समझाने लगूंगा, तो ये वीडियो पूरा यंग स्लिट वाले पे ही आ जाएगा। जो हमारा उद्देश्य है एक एक नंबर का, उस एक एक नंबर से भड़क जाएंगे, ठीक ना। तो हम यहाँ पे यंग का प्रयोग आपको नहीं समझा रहे हैं, बस यंग प्रयोग में जो फ्रिंजें बनती हैं वो फ्रिंजों में एक डार्क फ्रिंज बनता है और एक ब्राइट फ्रिंज बनता है। कहने का मतलब है कि एक दीप्त फ्रिंज बनता है और एक आदीप्त फ्रिंज बनता है। उन सभी की अपनी मतलब जो चाहे दीप्त हो चाहे आदीप्त हो, उनकी चौड़ाई का फार्मूला होता है और उनकी चौड़ाई सबकी सेम होती है। तो वह चौड़ाई का फार्मूला होता है। वह चौड़ाई का फार्मूला क्या होता है भाई, उसको चौड़ाई को हम लोग लिखते हैं बीटा से। बीटा इक्वल टू होता है लैम्डा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी, ये फार्मूला होता है। ये फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र है। ये किसका सूत्र है, फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र है। मतलब जो फ्रिंजें बन रही हैं कितनी चौड़ी बन रही है, फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र है। विड्थ ऑफ फ्रिंज का सूत्र है ये बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी। जहाँ पे दोस्तों लैम्डा क्या है, जो प्रकाश जो स्रोत है उस स्रोत से निकलने वाली प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है। डी क्या है, ये जो स्लिट होता है और स्लिट के बाद पर्दे होते हैं। मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, ये पहला स्लिट है S1 और ये दूसरा स्लिट यहाँ पर हो गया S2। यहाँ पे ये S1 है, ये S2 है। दोनों स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल डी। और स्लिट और यहाँ पे कोई पर्दा होता है स्क्रीन, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल डी। तो दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी। स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल डी। दोस्तों ये फार्मूला है, ठीक ना। ये फार्मूला आपको याद रखना है, बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी। अब इस फार्मूले पे दोस्तों देखो घुमा फिरा के कैसे क्वेश्चन पूछता है, जो आपको पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा है कि बीच अंतराल आधा कर दिया जाए। जो अंतराल है मतलब सिल्टों के बीच का, यदि सिल्टों के बीच अंतराल आधा कर दिया जाए, मतलब डी को आधा कर देंगे। भाई डी को आधा करोगे तो ये दुगना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। भाई इसमें बीटा और डी में दुश्मनी है। बीटा और डी में क्या है, दुश्मनी है। बीटा और स्मॉल डी में दुश्मनी है। ये आधा होगा तो ये दुगना होगा, ये दुगना होगा तो ये आधा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, और लैम्डा और डी पे क्या कह रहा है कि तब नियत तरंगदैर्घ्य नियत है, तो नियत तरंगदैर्घ्य तथा पर्दे व स्लिटों के बीच की दूरी के लिए, मतलब लैम्डा और डी को नियत मान रहा है। दोनों को क्या मान रहा है, नियत मान रहा है। अगर ये दोनों नियत हो गए तो बीटा किस पे डिपेंड किया, स्मॉल डी पर। और स्मॉल डी आधा होगा तो बीटा क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा भैया। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। तो फ्रिंज चौड़ाई क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। ये जो ऑप्शन कहीं भी लिखा होगा वो ऑप्शन आपका सही है, ठीक ना। 8वां क्वेश्चन समझ में आ गया। बिना फार्मूले के ये पॉसिबल था, बिना फार्मूले के पॉसिबल था, एकदम नहीं, ठीक ना। चलो आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भाई, क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों एकदम इसी टाइप का क्वेश्चन है। यदि यंग के द्विस्लिट व्यतिकरण प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 3 गुनी कर दें। पहले फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, बीटा इक्वल टू होता है लैम्डा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी। कह रहा है यदि यंग के द्विस्लिट व्यतिकरण प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 3 गुनी, स्लिटों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी, ये 3 गुनी कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये 3 गुनी। अगर इसको 3 गुनी करोगे, जैसे अभी आपकी आधा किया था तो ये दुगना हो गया था, इसको 3 गुनी करोगे तो ये 1/3 हो जाएगा, ठीक ना। तो 1/3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 मतलब 1/3 हो जाएगा। ये ऑप्शन है। इसको 3 गुना करोगे तो ये 1/3, इसको 1/3 करते तो ये 3 गुना हो जाता, इसको आधा किया तो ये 2 गुना हो गया, इसको 2 गुना करते तो ये आधा हो जाता। उल्टा रिलेशन है भैया। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ देख लो।
क्वेश्चन नंबर 10 एकदम इसी टाइप का है। यंग के द्विसलिट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई 0.4 मिलीमीटर है। तो बीटा इक्वल टू जो फार्मूला होता है लैम्डा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी में बीटा की जगह पे दिया है 0.4 इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी। अच्छा, कह रहा है यदि पूरे उपकरण को 4/3 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबा दिया जाए तो नई फ्रिंज चौड़ाई हो जाएगी। पूरा जो उपकरण है, ये पूरा उपकरण है, इस पूरे उपकरण को क्या कर दिया जाए, किसी द्रव में डुबा दिया जाए। दोस्तों इससे पहले जब हमने हाइगेंस का तरंग सिद्धांत पढ़ा हुआ था उसमें मैंने बताया था कि कोई प्रकाश की तरंग है, अगर वो किसी माध्यम से अन्य माध्यम में जा रही है तो जिस माध्यम में जाती है वहाँ पर उसकी तरंग दैर्घ्य कम हो जाती है। कितना कम हो जाती है, जिसमें गई है उसी के अपवर्तनांक से भाग दे दीजिए, उतना कम हो जाती है। तो यहाँ पे अब बताओ, इसमें स्मॉल डी और कैपिटल डी में तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तरंग दैर्घ्य पर फर्क पड़ जाएगा। अब तरंग दैर्घ्य जो होगा, पहले तरंग दैर्घ्य क्या था, मान लो लैम्डा था। अब जो लैम्डा क्या हो जाएगा, अब लैम्डा जो हो जाएगा उसके अपवर्तनांक से भाग दीजिए। अपवर्तनांक क्या है, 4/3। तो अब ये 3 चला जाएगा ऊपर, 3 λ/4 हो जाएगा। तो अब मुझे लैम्डा की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, 3 λ/4। तो ये जब होगा तो उस समय मुझे लैम्डा क्या, अच्छा क्या कह रहा है, इतनी थी। यदि पूरे, अब पहले इतनी थी, मान लो इसको समीकरण नंबर 1। अब कह रहा है कि ये जो है, अब बीटा कितना हो जाएगा, अगर मैं लैम्डा की जगह पे 3 λ/4 रख दूँ। आओ भाई, तो ये मान लो इस कुछ भी हो जाएगा, इसको बीटा डैश मान ले रहा हूँ, बीटा डैश। मुझे लैम्डा जगह पे क्या रखना है, 3 λ/4, आगे कैपिटल डी अपान स्मॉल डी। तो 3/4 लैम्डा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी, और लैम्डा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी वैल्यू क्या है, 0.4। तो यहाँ पे 3/4 इंटू 0.4, तो 4 से कट जाएगा, 0.3 मिलीमीटर। ये आपका आंसर सही है भाई, 0.3 मिलीमीटर जो है वो ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ठीक ना। चलो अब जाते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 भाई क्या है, ये देखो मैंने एक लाइन यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर दिया है, वो आपको ध्यान देना है कि जब हम लोग द्रव को, मतलब पूरे उपकरण को द्रव में ले जाकर डुबो देने पर जो तरंग दैर्घ्य है, वह तरंग दैर्घ्य जो है फर्क पड़ गया। वह तरंग दैर्घ्य कितना हो गया, पहले जो तरंग दैर्घ्य था, मान लो ये लैम्डा डैश जो हुआ पहले तरंग दैर्घ्य का, उसके अपवर्तनांक से भाग दे दीजिए। जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 λ/4। ठीक ना। चलो क्वेश्चन नंबर 11 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों कह रहा है कि जल की सतह पर तेल की पतली परत बिछी हुई है। सूर्य के प्रकाश में इस सतह पर सुंदर रंग दिखाई देने का कारण है। जल की सतह है दोस्तों, मान चलो कि ये जल की सतह है। ये क्या है, जल की सतह। इस जल की सतह पर क्या बिछी हुई है, तेल की पतली परत। यहाँ पे दोस्तों तेल की ये पतली परत है। ठीक ना, इतना मैंने मान लिया, हालांकि इतना नहीं होता है, ये एक ही परत रहती है। मैंने ढेर सारा, चलो मैं हटा ही देता हूँ ढेर सारा परत। ठीक है, ये मान लो क्या है, ये वाला क्या है, तेल की परत है। जल की सतह पर तेल की परत क्या हुई है, बिछी हुई है। तो सूर्य के प्रकाश में, जब सूर्य का प्रकाश होता है, जब सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो नहीं पता चलेगा। जब सूर्य का प्रकाश होगा, सूर्य के प्रकाश में जो परत है, ये परत आपको सुंदर रंग दिखाई देता है। जो तेल की परत है, वह तेल की परत आपको सूर्य के प्रकाश में सुंदर रंग दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, या किस घटना के कारण दिखाई देता है, वही चीज़ आपसे पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो होता क्या है कि जो प्रकाश यहाँ पे आता है, उस प्रकाश का एक बार तो तेल की बूंद के द्वारा क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। और जो प्रकाश आता है, वह जो जल की बूंद है, जल की बूंद द्वारा प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। तो मतलब एक परावर्तित किरण ये और ये परावर्तित किरण ये, हम लोग किरण की बात कर रहे हैं, किरण ना बोल करके हम लोग वेव की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, वेव की बात करेंगे, बोले तो तरंग की बात करेंगे। तो पहली तरंग आई, वह तरंग आई तेल की बूंद से परावर्तित हो गई। दूसरी तरंग आई, वह जल की सतह से क्या हो गई, परावर्तित हो गई। तो ये दोनों दोस्तों परावर्तित वेव होती हैं। ये दोनों परावर्तित वेव माध्यम में कहीं पर अध्यारोपित हो जाती हैं। माध्यम में क्या होती हैं, कहीं पर अध्यारोपित हो जाती हैं। जब मीडियम में कहीं पर ये सुपर इम्पोज होती हैं, सुपर इम्पोज होने के कारण अगर और ये होगा जरूर भाई, कहीं पर तीव्रता अधिकतम होती है, कहीं पर तीव्रता न्यूनतम होती है। जहाँ पर तीव्रता अधिकतम होगी, वहाँ पर मतलब भाई आप कहीं से देखोगे तो कहीं से देखने पर आपको क्या होगा कि
ये जो तरंगे हैं, ये दोनों तरंगे कहीं पर अध्यारोपित हो गई। अध्यारोपित होने से जो तेल की बूंद है वह तेल की बूंद सुंदर दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसका जो तीव्रता है वह तीव्रता अधिकतम हो गया। मिला जुला के कहने का मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पे दोनों तरंगों के प्रकाश के व्यतिकरण के कारण ऐसा हुआ है। और आपको पता है व्यतिकरण में क्या होता है, तरंगों का अध्यारोपण होता है। अध्यारोपण होने के बाद कहीं पर तीव्रता अधिकतम होती है और कहीं पर तीव्रता न्यूनतम होती है। तो अधिकतम होगी तभी तो आपको चमकीला दिखाई देगा। तो चमकीला क्यों दिखाई दिया? क्योंकि दोनों तरंगों का क्या हुआ, अध्यारोपण हुआ और अध्यारोपण से वहाँ पे तीव्रता अधिकतम हो गई। ठीक ना। तो ये घटना किस पर थी? प्रकाश के व्यतिकरण पर थी। तो दोस्तों ये टोटल 9 क्वेश्चन थे, होना चाहिए और क्वेश्चंस, लेकिन बस 9 ही क्वेश्चन दिए हैं तो कोई बात नहीं। हम लोग 9 थे ना, नहीं 11, टोटल 11 क्वेश्चन थे। हमने टोटल 11 क्वेश्चंस का सलूशन किया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को मज़ा आ गया होगा। बाकी आप लोग को जो भी कोई समस्या, दुख, तकलीफ रहती है उस समस्या को बताइए, और आप लोग किस तरीके से और कुछ नया चाहते हो उस बात को भी कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन करो, और उस बात को मैं सीरियस लेकर के आपको उसी तरीके से आगे और बढ़ाने का, क्योंकि पढ़ना आपको है, पढ़ाना मुझे है। मुझे पढ़ाने में तभी मज़ा आएगा जब आप लोग बताओगे सर हम लोग इस तरीके से चाहते हैं। ठीक ना। तो आप लोग जैसा भी चाहते भाई उस बात को कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। हम आगे की वीडियो आपको इसी तरीके से बनाने का प्रयास, पूरा प्रयास करते रहेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई को शानदार, धुआंधार, ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। चलते भाई सबको बाय बाय, राधे राधे।